नमस्कार। हम आ चुके हैं प्रभु श्री द्वारिकाधीश मंदिर, और जब जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की तमाम गतिविधियों के साथ साथ एक व्यक्तित्व से हम हर बार मिलते हैं, बात करते हैं, उनके माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं। आज पुनः उनके साथ है और आज विशेष रूप से उनसे ही बात करने आए हैं, और उससे भी विशेष रूप से कि इन दिनों एक नई भूमिका वो यहाँ मंदिर में निभा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी है श्री विनीत जी सनाड्य, जो इन दिनों मंदिर मंडल के यहाँ प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर के कार्यवाहक अधिकारी जी की भूमिका में हैं। तो इनसे हम जानेंगे जो कुछ चीज़ें अभी सुर्खियों में रही हैं उन पर भी बात करेंगे, मंदिर की तरफ से या जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उस पर इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है उस पर बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि क्या नई चीज़ें यहाँ से अब इस नवीन भूमिका में वो सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई के साथ आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। शुरुआत बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधा यही करता हूँ कि क्योंकि बीच में हमें भी खबरों के माध्यम से या इधर उधर से जो भी बातें आई उनके माध्यम से ये चीज़ें छन छन कर आती रही कि थोड़ा सा कहीं कुछ एक विवाद जैसी स्थिति थी कि 2 लेटर जारी हुए, फिर उसके बाद कुछ एक नियुक्ति का पत्र था, नियुक्ति हो नहीं पाई, और उसके बाद अचानक से एक नाम आता है कि विनीत जी अब ये भूमिका निभाएंगे। तो ये सारा घटनाक्रम कैसे क्या? सबसे पहले तो राजसमंद एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जय द्वारकाधीश। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है आपने देखा होगा विगत 5-7 साल से ये सिलसिला चल रहा है। आए दिन खबरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से द्वारकाधीश मंदिर का जो विवाद है वो आम जन तक पहुंचता है। निश्चित तौर पर छवि धूमिल होती है और एक बहुत नकारात्मक प्रभाव श्रद्धालुओं पर जाता है, बाजार में जाता है। जिस तरह की प्रतिष्ठा द्वारकाधीश मंदिर की है वो बहुत गहरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाद है, कुछ विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। अभी जो आपने बात कही कि अभी विगत कुछ दिन पहले जो नियुक्ति की बात हुई या कुछ हुआ, देवस्थान विभाग में एक प्रकरण अभी हालिया में चल रहा है। उस प्रकरण में महाराज श्री परम पूज्य ब्रजेश कुमार जी के जो छोटे भाई हैं पराग कुमार जी और शिशिर कुमार जी, उनको ट्रस्टीशिप में लेने के लिए सहायक आयुक्त देवस्थान ने एक आदेश पारित किया था। उस पारित में आदेश में उन्हें दोनों ही भाइयों को और उनके जो पुत्र हैं उनको भी ट्रस्ट मंडल में शामिल करने का उन्होंने एक आदेश दिया था। लेकिन वह आदेश आते ही हमारे द्वारा उस आदेश के खिलाफ अपील आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, जिससे कि वह आदेश स्वतः ही स्थगन हो गया। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की कलम संख्या 21 में ये साफ लिखा हुआ है, सहायक आयुक्त देवस्थान के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जाता है और विपक्षी गण जिसके खिलाफ वो आदेश आया है और वो अगर उससे नाखुश है और आयुक्त के समक्ष अगर कोई अपील करता है, तो जब तक आयुक्त महोदय अपना अंतिम फैसला नहीं देते तब तक वो निर्णय लागू नहीं होता जी। दूसरा, जैसे ही ये फैसला आया उसके कुछ दिन बाद दोनों पराग कुमार जी, शिशिर कुमार जी की ओर से जिला न्यायालय में माननीय जिला जज के समक्ष भी एक दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्हें आजीवन इस प्रन्यास का न्यासी बनाने के संबंध में, इस ऑफिस का कब्जा देने के संबंध में और कुछ ऐसी बातें जिसका अधिकार वे चाहते हैं उस संबंध में उन्होंने एक दावा प्रस्तुत किया है। तो पहली बात तो ये कि जब तक न्यायालय में है कोई भी चीज़ तब तक वह स्वतः ही स्थगन के रूप में है, और जो वर्तमान में जो स्थितियां या जो वर्तमान में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी। ऐसा न्यायपालिका के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन बेवजह विवाद को तूल दिया गया, जिस तरह से नियुक्ति हुई और उस नियुक्ति को लेकर या उस लेटर को लेकर जिस बैठक के माध्यम से या जिस बैठक का हवाला देकर उसको ट्रस्ट की बैठक बताकर जिस तरह की नियुक्ति की गई या जिस तरह की नियुक्ति हुई है वो हमारे विधि सलाहकारों के अनुसार और कानून के हिसाब से अवैध है। उसके लिए हमने अखबारों में भी सूचना दी, नोटिस भी जारी किया और
अभी वर्तमान में जो द्वारकाधीश मंदिर के अधिकारी महोदय हैं ब्रजेश कुमार जी महाराष्ट्री, माफ़ कीजिएगा भगवती लाल जी पालीवाल, वो अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में मंदिर की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे, इसको लेकर परम पूज्य महाराष्ट्री ब्रजेश कुमार जी महाराष्ट्री ने जो वर्तमान प्रन्यास का जो मंडल चल रहा है, जो सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, उस मंडल में एक प्रस्ताव रखा। उसी प्रस्ताव के अनुरूप जो बोर्ड ने तय किया, जो ट्रस्ट मंडल ने तय किया, अधिकारी भगवती लाल जी पालीवाल द्वारा ब्रजेश कुमार जी महाराष्ट्री ने भगवती लाल जी पालीवाल को एक आदेश दिया और उसी आदेश की अनुपालना में, ब्रजेश कुमार जी के आदेश की अनुपालना में अधिकारी जी ने मुझे कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत नियुक्त किया। हालांकि आपने तमाम कुछ तकनीकी पहलू बताए, उसमें कुछ एक विवाद के साथ साथ कुछ विधिक जो भी चल रहे हैं इस पे स्थितियाँ, वो आपने थोड़ी स्पष्ट की। मगर क्योंकि मेरा व्यक्तिगत भी मानना है और आप भी शायद सहमत होंगे कि जहाँ पर अगर कोई ऐसा एक सामान्य विवाद हो, दो परिवारों के बीच में विवाद होता है, तो ठीक है, वहाँ तक जो विधिक चीज़ें चल रही है उसको उन्हीं नज़रिए से देखा जाना चाहिए। मगर जहाँ आस्था का इतना बड़ा केंद्र हो, वहाँ ये स्थितियाँ, ये तमाम परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग दृष्टिकोण से देखी जाने लगती है। उनसे कहीं ना कहीं जो आम जन है, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जिनकी प्रभु द्वारकाधीश में आस्था है, चाहे मैं हो गया, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ से भी जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, या हमारे इस मंदिर के बाहर की गली से कोई रोज़ इस मंदिर से निकलने वाले स्वरों के साथ साथ वो एक आतुर होकर कि हाँ मेरे को दर्शन करने जाता था, हम लोगों को शायद इतना फ़र्क ना पड़े कि मंदिर के इस प्रांगण में क्या चल रहा है, हमारी आस्था सीधी सीधी प्रभु से जुड़ी हुई है। मगर मेरा मानना है कि इन तमाम परिस्थितियों में भी ये जो तमाम मंडल है, जो यहाँ कार्यकारिणी है, उसकी हम लोगों के प्रति, शहर के प्रति, यहाँ से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति एक अलग भूमिका होती है। तो आपको नहीं लगता कि इन तमाम विवादों के कारण वो एक भूमिका कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं खुद कर्मचारी या जिस भी पोस्ट पे हूँ वो बाद में हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रभु द्वारकाधीश का भक्त हूँ। और जब मेरे मंदिर के बारे में या मेरे प्रभु के बारे में या मेरे जिस संस्था में काम करता हूँ उस संस्था के बारे में जब बाज़ार में इस तरह की खबरें जाती हैं तो निश्चित तौर पर मन दुखी होता है, कई बार टूट भी जाता है, लेकिन ठाकुर जी हिम्मत देते हैं। और विगत 5 से 7 साल से ये विवाद चल रहा है। कई बार कोशिश की, हुई भी होगी, दोनों तरफ से हुई होगी, मैं यही नहीं कहता कि हमारी तरफ से ही कोशिश हुई होगी, सामने वाले पक्ष की ओर से भी कोशिश हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो बैठ नहीं पा रही है। प्रयासरत हैं, सभी प्रयासरत हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे कभी ना कभी इसका जल्दी से जल्दी हल निकले और ये जो क्रम है विवाद का यह टूटे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यह विवाद नहीं था उससे पूर्व प्रभु द्वारकाधीश के इस मंदिर में जब सब एक साथ बैठकर सब आनंद के साथ मनोरथ आयोजित होते थे, जिस तरह की छवि बनती थी, जिस तरह का नाम प्रभु द्वारकाधीश मंदिर का हुआ करता था, आज भी है, लेकिन उस वक्त की बात बहुत ज़्यादा अलग थी। हम सभी की यही भावना है कि पुनः वो दिन लौट कर आए जब सब एक साथ बैठकर सभी आनंद लें। लेकिन संस्था की एक मजबूरी है कि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया देना हमारा एक दायित्व भी बनता है और एक हमारी मजबूरी भी है। जैसे कि अभी इस विवाद को ही लें, अखबारों के माध्यम से हमें सूचना मिली कि नियुक्ति हो गई है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ होगा, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमें हमारा खंडन देना अति आवश्यक है। हम बहुत भरे मन से अखबार में कोई न्यूज़ देते हैं इस विवाद से संबंधित। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शुरुआत कोई भी करे, लेकिन अंत में जाकर बात द्वारकाधीश मंदिर के वर्तमान जो प्रन्यासी हैं ब्रजेश कुमार जी महाराष्ट्री, उनके ऊपर आएगी, उनके द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर आएगी और कहीं ना कहीं बदनामी हमारे मंदिर की होगी। लेकिन अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं और शायद अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि ठाकुर जी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ नया होने वाला है, इसलिए ये सारी चीज़ें। और अब ठाकुर जी से हम यही विनती करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म हो। नया होने जा रहा है, एक थोड़ा सा आप मेरे को कहीं ना कहीं आप उम्मीदें दे रहे हैं जी। और ये उम्मीदें यकीनन इस चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुंच रही है। तो उन उम्मीदों के अगर हम केंद्र में पहुंचे, हम पहले भी एक दो बार हमने जब चर्चा की थी तब एक विषय हर बार हम सहमत हुए हैं कि अगर शहर का विकास या शहर का थोड़ा सा हम कुछ अलग नज़रिए से देखना है तो उसका मुख्य केंद्र प्रभु द्वारकाधीश मंदिर होना चाहिए और होगा तभी कुछ चीज़ें सुधरेगी। तो आपके इस पद पर आने के बाद
मंदिर के छोर से या इस तरफ से भी कुछ ऐसे नवाचार आप विचार कर रहे हैं कि ये कुछ नवाचार होने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। द्वारकाधीश मंदिर ने शुरू से ही शहर को बढ़ावा देने के लिए या राजसमंद शहर के विकास में नए आयाम जुड़े, इसके लिए शुरू से प्रयास किए गए। बात ब्रजभूषण लाल जी महाराज जी के यहाँ से शुरू करूं कि वो एक ऐसे खेल प्रेमी व्यक्ति थे, संस्कृति प्रेमी व्यक्ति थे, साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे कई आयोजन करवाए जिनकी बदौलत राजसमंद ने कई आयाम स्थापित किए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, राजसमंद में हमारे यहाँ एक शहर में या हमारे इस मंदिर में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने आकर अपने रचनाओं को यहाँ पर लिखा है। और ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो पूरे इस राजस्थान में और शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, जैसे कुछ पीएचडी होल्डर्स आए तो उनको जब हमने वो पुस्तकें दी तो वो यहाँ से फाड़ के ले गए, उन पुस्तकों को नष्ट करने की कोशिश की गई। तो महाराज जी ने उस कलेक्शन को अपने पास तक सीमित रखे, उसको रख रखाव के कारण कि वो सहेजा रहे, इसके लिए रख दिया। खेलों की बात करें तो परम पूज्य महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए महाराजा क्लब के नाम से एक क्लब अपने यहाँ चलता है आसोटिया में, उसको एक जमीन दे रखी है जो बहुत बड़ी जमीन है। शहर के विकास की बात करें तो 200 करोड़ रुपए मूल्य आज अगर हम आंकें जिस जमीन को हमने दिया है उसका बनता है। शहर की रोड जो शहर के विकास में नया आयाम स्थापित करती है, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, पार्किंग, सभी प्रभु द्वारकाधीश द्वारा दी गई भूमि में। और दी गई क्यों, ये पूरी भूमि ही द्वारकाधीश प्रभु की है, ये शहर ही द्वारकाधीश प्रभु का है, हमें देना चाहिए और हमने दी है। महाराज श्री से जब जब मांगा गया तब तब उन्होंने आगे बढ़कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी दी। अभी जो आप कह रहे हैं नवाचार, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा मंदिर है, जिस परिसर में हम बैठे हैं जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, इसका 302वां वर्ष चल रहा है, त्रिशताब्दी महोत्सव। एक कल्पना है परम पूज्य महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी के दिमाग में, और हाल में आप बहुत एजेड हैं तो जो संस्था का काम देख रहे हैं हमारे युवराज डॉक्टर वागीश कुमार जी बाबा साहब, उनके दिमाग में कि ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिस कार्यक्रम को पूरे उदयपुर संभाग से जोड़ा जाए, जितने भी वैष्णव षष्ठी प्रभु द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी हुई है उनसे जोड़ा जाए, और एक ऐतिहासिक आयोजन का हम यहाँ पर साक्षी राजसमंद को बनाएं जिसमें पूरे वर्ष आयोजन चले, और उस आयोजन के माध्यम से देश के कोने कोने से श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, यहाँ की सुविधाओं में विस्तार हो, श्रद्धालु आए तो उनके लिए कुछ नई व्यवस्था, कुछ नई तरह के परिवर्तन यहाँ देखने को मिले, जिसकी शुरुआत हमने आज से 2 साल पहले शताब्दी महोत्सव के सबसे प्रथम चरण में महाराज श्री की आज्ञा से एक धर्मशाला को तोड़ के कर दी, जो धर्मशाला कई 100 साल पुरानी थी। और उस धर्मशाला से हमारे यहाँ पर पार्किंग की थोड़ी सी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा रही थी, मार्ग बहुत सकड़ा था, तो महाराज श्री ने उसको तोड़कर बाहर एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। उसके बाद जब राजसमंद शहर के यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर तक एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश शुरू हुई, तब भी हमने जो बाड़ीवाला अखाड़े के पास से जो हमारी भूमि है उसमें से बहुत सारी भूमि हमने देकर उसको चौड़ा करने का काम भी पूरा कर दिया। अभी वर्तमान में कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि कैसे हम प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें। उसके लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से भी हमने काम किया है, जिसमें 5 करोड़ का काम अभी चल रहा है वर्तमान में, जिसमें पूरे शहर के अपने नीचे जो जलगरा घाट है इस पे नए घाट्स बन रहे हैं, इस पे स्टोन नए लगाए जा रहे हैं, बाहर पार्किंग में काम हुआ है, और भी कई सारी योजनाएं हैं। विकास योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, हालांकि चलिए बेहतर है। मंदिर हमेशा, मैं बीच में 1-2 बार एपिसोड ही बनाया था, आपसे बात भी हुई थी उस वक्त कि हाँ, मंदिर की एक भूमिका हमेशा न केवल प्रभु द्वारकाधीश मंदिर, हर एक मंदिर हमेशा कुछ न कुछ देता रहा है, एक बड़ी भूमिका रहती है उस अन्य विकास कार्य। मगर एक व्यक्तिगत रूप से मैं एक चीज़ सोचता हूँ, और मुझे ये थोड़ी तकलीफ भी देता है कि अब जैसे अगर मंदिर की बात करें, यहाँ आप लोग हो गए, जो वैष्णव जन हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ तक तो एक आस्था सा जुड़ा हुआ एक केंद्र है। मगर उससे इतर अगर मैं शहर की बात करूँ, शहर की जो आम जीवन शैली है, अगर एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊँ, कोई गेस्ट आते हैं तो ये कोशिश रहती है कि चलिए आज नौचों की चलेंगे, हम रूठी रानी का महल देखेंगे, माता अन्नपूर्णा के भी चलेंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करने चलेंगे।
कहीं ना कहीं उनकी उस दिनचर्या में भी प्रभु श्री द्वारकाधीश का मंदिर मुझे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ कि कम दिखाई देता है। तो वो एक वहाँ एक चीज़, ये जुड़ाव बढ़े, इसको लेकर हम। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका बहुत बेबाकी से जवाब देना चाहूँगा। नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में एक परंपरा है जी। आप कभी जाएं, आप किसी भी नाथद्वारा के व्यक्ति से मिलें, वो दिन में एक दर्शन जरूर करता है। जी। प्रतिदिन में 8 दर्शन जो होते हैं उसमें एक दर्शन वो जरूर करता है। हमारे यहाँ शुरू से ही द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ा जो परिवेश रहा है, जो लोग रहे हैं, वो इस 4 दरवाजे के अंदर तक ही सीमित रहे हैं। उन लोगों ने कभी अपने आप को द्वारकाधीश मंदिर से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। देखो, ठाकुर जी 8 बार बुलाता है, हमने माइक लगा रखा है, 8 बार आवाज आती है। सुबह मंगला में आती है, श्रृंगार में आती है, ग्वाल में आती है, राजभोग में आती है, और उसके बाद उत्थापन में आती है। ये विनीत जी, पर ये जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये एक प्रकृति हो गई, स्वभाव हमारी। अगर कोई आदत होती है ना कि हाँ ये मेरी आदत है, मेरे घर के पास कोई मंदिर है और मेरी आदत है कि मैं शाम की आरती में वहाँ पहुँचूंगा, तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। प्रभु श्री नाथ जी यकीनन वहाँ की जो आप कह रहे हैं संस्कृति से बसे हैं, और हमारे यहाँ पर भी वो स्थितियाँ हैं, और वो हमारे लिए यकीनन आनंददायी स्थितियाँ है। उसमें भी कोई कहीं विरोधाभास वाली स्थिति मैं नहीं मान रहा हूँ। मगर वही स्थितियाँ आप कह रहे हैं कि हाँ प्रभु हमेशा एक आमंत्रण रहता है, प्रभु के द्वार हमेशा खुले हैं। मगर मैं यहाँ थोड़ा सा एक बारीकी के साथ जो मंडल और कार्यकारिणी और संस्था की भूमिका है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो किस प्रकार से एक भूमिका का निर्वहन करें कि ये लोग उनकी आदतों में, उनके स्वभाव में, उनकी प्रकृति में ये मंदिर जुड़ सके। आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल करके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे समय समय पर मनोरथ आयोजित होते ही हैं, विगत 4-5 साल से ये क्रम टूट गया है। जब ठाकुर जी बाग में पधारते थे और बड़े मनोरथ जो ठाकुर जी के आयोजित होते थे, उससे बहुत हज़ारों लोग मंदिर से जुड़ाव रखते थे और लोग जाते थे। अभी 4-5 साल से इन विवादों की वजह से निश्चित तौर पर जो लोगों का जुड़ाव है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन भविष्य में हमारी ऐसी योजनाएं रहेंगी जिसके माध्यम से मनोरथ करवाकर लोगों को द्वारकाधीश मंदिर से हम कैसा जोड़ें, उसके बारे में हम प्रयासरत रहेंगे। इसके साथ कुछ ऐसी योजनाएं हम बनाएं जिससे आम श्रद्धालुओं का जुड़ाव या आम शहरवासियों का जुड़ाव द्वारकाधीश प्रभु से सीधा जुड़ा रहे। एक माइनस पॉइंट हमें और यहाँ देखने को मिलता है, श्रीनाथ जी का मंदिर है बाजार के बीच में, द्वारकाधीश प्रभु का मंदिर है हाइट पे। रास्ते की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से भी लोग कई बार यहाँ आने से कतराते हैं। ये कई बार देखा है। श्रद्धालु भी जो एक बार यहाँ आता है तो कई बार हमसे भी उन्होंने शिकायत की कि यार आपका ये रास्ता थोड़ा ऐसा है कि हमको आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमने एक सुझाव भी दिया था और हमने उसको लागू भी किया था। कुछ दिन तक हमने पार्किंग नीचे की थी, आपको शायद याद हो, बागड़ में पार्किंग करके, और उस व्यवस्था को थोड़ा हमने सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की कि ये जो जाम बार बार लग जाता है। लेकिन वो चीज़ हमारी थोड़ी सी सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि जो 90% जो श्रद्धालु आते हैं गुजरात से वो बुजुर्ग होते हैं। फिर उनके लिए वहाँ से यहाँ तक आने की व्यवस्था, फिर ऑटो की व्यवस्था, फिर ऑटो वाले जिस तरह से उनको लेकर यहाँ पर आते हैं, फिर वापस वही जाम की व्यवस्था, तो इससे वो थोड़ी सी डगमगा गई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दौर में राजसमंद एक्सप्रेस जैसे चैनल और ऐसे जागरूक लोगों के साथ हम कोई ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जिसके माध्यम से जो शहर के जो लोग हैं उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर से जोड़ सकें, और कैसे कि उनकी दिनचर्या में बदलाव हो और कम से कम एक दर्शन वो प्रतिदिन करें। जिस दिन हमारे राजसमंद के नागरिकों ने प्रतिदिन एक दर्शन करना शुरू कर दिया, उस दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी भीड़ श्रीनाथ जी मंदिर में पड़ती है उतनी ही भीड़ यहां भी आना शुरू हो जाएगी। चलिए, काफ़ी तमाम बातें हुई है। एक आखिरी चीज़, क्योंकि आपने कमेटी का जिक्र किया और ये मैं पूछना भी चाहता था, क्योंकि मैं भी शहर के बीच में रहता हूँ, लोगों से बात होती है। एक जो व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक पहल मंदिर की तरफ से अब होनी चाहिए कि एक ऐसी कोई कार्यकारिणी बने, एक ऐसी कमेटी बने, ऐसे लोगों का एक समूह यहाँ आपके द्वारा निर्माण किया जाए जिसमें कि हर वर्ग के लोग हो और उनके प्रतिनिधि इसमें हो, और उनके मासिक स्तर पर या जो भी एक आप तय समय पर उनके सुझाव वो दे सके, ऐसी कोई व्यवस्था बने। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। और अभी जब महाराष्ट्र ने जब ये नियुक्ति पेपर दिया था मेरे को, उसके बाद जब बाबा साहब वागीश कुमार जी से हमारी बात हो रही थी, तब उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमको शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ना है। कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, कैसे सुझाव लेकर
हम काम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको योजना बनाएं और उस योजना को मेरे यहाँ तक पहुँचाएं ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। मैं आपको बताता हूँ 2018 में जब अधिक मास का एक विवाद हमारे यहाँ हुआ था, तो अधिक मास के उस विवाद को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र की पहल पर शहरवासियों की एक कमेटी हमने बनाई थी, जिसमें सर्व समाज के लोग थे। हमने उन समाज के लोगों की एक मीटिंग भी की थी। उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर मंदिर से इतर होकर उन समाज वालों के साथ खड़ा हुआ था और उसमें हम सभी ने मिलकर इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया था। महाराष्ट्र ने खुद ने उस बैठक में हिस्सा लिया था और उन्होंने यही कहा था कि भाई मेरी ओर से आपको जो चाहिए मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस वक्त वो न्यायालय में चला गया और न्यायालय की से जो भी निर्णय आया उसके बाद वो क्रम शुरू हो गया। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले समय में शहर की एक ऐसी कमेटी हम बनाएंगे जो द्वारकाधीश मंदिर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, श्रद्धालुओं को द्वारकाधीश मंदिर से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के साथ मिलकर, मंदिर अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर कोई ऐसी मूर्त योजना बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंच सके। श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और प्रभु द्वारकाधीश का जो नाम है और बढ़ा होकर आम जन तक पहुंचे। प्रभु द्वारकाधीश मंदिर हम सभी का है जी। ये संस्था आप सभी की है। हम सिर्फ आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं, इसकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आपको जब कभी लगे कि द्वारकाधीश मंदिर में ये होना चाहिए, आपको जब कभी लगे कि प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये काम होना चाहिए, आपको जब कभी लगे कि हमारे प्रभु के घर में यह काम प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए, आप बेझिझक प्रभु द्वारकाधीश मंदिर के इस कार्यालय में पधारें। आपका स्वागत है। आपके तमाम सुझाव, आप कमेटी मेंबर हैं या नहीं, आप प्रभु द्वारकाधीश के घर के सदस्य हैं और उस घर के सदस्य होने के नाते हम द्वारकाधीश मंदिर परिवार के तमाम लोग आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी सुविधा के लिए और आपके समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु द्वारकाधीश के इस मंदिर को एक नए आयाम तक पहुंचाने का संकल्प लें। राजसमंद एक्सप्रेस जैसी एक जुझारू टीम के साथ हम आगे बढ़ें और इन जितने भी विवाद चल रहे हैं इनको साइड में रखते हुए प्रभु की भक्ति के साथ कांकरोली नगर का जो ये नाम है प्रभु द्वारकाधीश की नगरी के रूप में इसे और बढ़ाएं। जय द्वारकाधीश। एक बात और जोड़ दूंगा साथ में, हालांकि मैं अपनी सारी तमाम बातें बोल चुका हूं, मगर जो सुझाव की बात आई है, अगर आप लोगों को लगे कि आप सीधा विनीत जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सीधा मंदिर में अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो आप राजसमंद एक्सप्रेस को जो नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल उस पर सुझाव भेज सकते हैं। हमारे माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात विनीत जी तक और मंदिर मंडल तक पहुंचा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश।